अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू के कोडर्स। ये आपके सी प्रोग्रामिंग कोर्स का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये चीज़ पढ़ना है दैट सी जो है, सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मॉडल्स या अप्रोच रहते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजरल होने का मतलब हम लोग समझेंगे। प्रोसीजरल होने का मतलब सिंपल ये है कि ये जो सी है, इसका जो मॉडल है, लाइक सी प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है वो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग रूटीन्स और फंक्शंस। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग है इसका मॉडल ये ऐसा रहता है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग फंक्शंस को है जो कॉल करते हैं। हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं, मतलब कि फंक्शंस को वर्क करने के लिए सपोज इंट्रोड्यूस या बुलाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ तो उसका मतलब सिंपली है कि ये फंक्शन को कॉल किया गया है ताकि एक डिजायर्ड रिजल्ट मुझे मिले। जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रिंट एफ करके हमारे पास एक फंक्शन रहता है जो कि स्क्रीन पे आउटपुट देता है। ठीक है, जिसके बारे में आज हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली प्रोसीजरल होने का मतलब ये चीज़ है कि इसमें फंक्शंस को जो है कॉल किया जाता है कि आप हमारा कोई डिजायर्ड रिजल्ट हमें दे दो, हमारा कोई काम हमें करके दे दो। और ये जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है इसमें टॉप डाउन अप्रोच रहता है, इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच रहता है। टॉप टू डाउन अप्रोच होने का मतलब ये है कि अगर पहली लाइन है कोड की और दूसरी लाइन है कोड की, तो सबसे पहले जो ये पहली लाइन है ये कंपाइल और एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकेंड लाइन जो है कंपाइल और एग्जीक्यूट होगी। देयर इज नो चांस कि पहले सेकेंड लाइन जो है वो कंपाइल और एग्जीक्यूट हो, यानी कि रन हो, और उसके बाद उससे पहले वाली। तो ये एक ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर फॉलो करता है जो कि होता है टॉप टू डाउन। मतलब जो पहले लिखा गया है पहले वो कंपाइल और रन होगा, उसके बाद जो है उसका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कंपाइल और रन होगा। मतलब कंपाइल तो एक अलग सा प्रोसेस है और रन करना हम लोग जैसे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि रन तो एट द एंड हम लोग एक एग्जीक्यूटेबल फाइल करते हैं। इसका ऐसे मतलब समझो कि पहले लाइन 1 कंपाइल होगी कंपाइलेशन के टाइम पे, उसके बाद लाइन 2 कंपाइल होगी, और जब हमें एग्जीक्यूट या रन करना होगा तो पहले लाइन 1 रन होगी, उसके बाद जो है लाइन 2 रन होगी। ठीक है, इसका एक डीमेरिट है, यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें इनकैप्सुलेशन जो है उसका हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब ये मॉडल जो है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल जो है, ये इनकैप्सुलेशन सपोर्ट नहीं करता है। इनकैप्सुलेशन होने का मतलब है कोड हाइड करना। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में इन डेप्थ में आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग अपने पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो डज इट लुक लाइक। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक स्निप ले लो इसका, और इस चीज़ को ध्यान से देखो। हम लोग लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली लाइन है दैट इज़ दिस लाइन, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इस लाइन का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन जो हमारे पास थी दैट वाज पाउंड इंक्लूड और फिर stdio.h। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम इस लाइन का मतलब समझते हैं। हैश को पाउंड भी बोला जाता है, और उसके बाद दिस इज पाउंड इंक्लूड। ठीक है, तो पाउंड इंक्लूड का मतलब क्या है और इसको क्या बोलते हैं? पाउंड इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
ठीक है। पाउंड इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है या प्री प्रोसेसर कमांड बोला जाता है। अगर आपको याद होगा पुरानी वीडियो में हमने कंपाइलेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पे एक कंपाइलर का एक पार्ट पढ़ा था जिसको कि बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो उस प्री प्रोसेसर को कोई कमांड देने के लिए या कोई उसको किसी चीज के लिए डायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पाउंड इंक्लूड। ठीक है, बहुत सारे प्री प्रोसेसर कमांड्स या बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, उनमें से एक पाउंड इंक्लूड है। ठीक है, और उसके बाद ये वाली लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो, stdio.h। ठीक है, ये जो stdio.h है, यहाँ पे stdio का मतलब st मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, I मतलब इनपुट एंड O मतलब आउटपुट। तो कंबाइन करके क्या मिला, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। जैसा कि देख पा रहे हो डॉट एच, ये जो डॉट एच एक्सटेंशन है इसका मतलब है कि stdio जो है ये एक लाइब्रेरी या एक हेडर फाइल है। ठीक है, इसका मतलब है कि stdio जो है ये एक हेडर फाइल है। एक हेडर फाइल क्या होती है, ऐसे कंसिडर करो, सपोज देयर इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो ये लाइब्रेरी को हेडर कंसिडर करो और ये जो बुक्स है इनको फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से डिफाइन किए गए हो या जो पहले से कोई काम करने के लिए डिजाइन किए गए हो, बुक्स को समझो फंक्शंस। तो हेडर फाइल को ऐसे समझ सकते हो, हेडर फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस का काम जो होता है उनको लाइक वो कोड किए गए होते हैं, उनको पहले ही बताया गया होता है कि उनका काम क्या है। जैसा कि मैं बार बार printf की एग्जांपल देता हूँ, printf जो है स्क्रीन पे आउटपुट देती है, जो हम आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो हम printf के थ्रू यूज करते हैं। तो ये जो printf है ना, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये printf किसके अंदर पाया जाता है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर ये होती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, तो हम लोग आगे चलेंगे। यहां पे जो ये एंगुलर ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, ठीक है, इनका भी एक डेफिनेट मीनिंग है, इनका भी एक डेफिनेट जो है मतलब बनता है, ये ऐसे ही हमने यूज नहीं किए हैं। ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ये कंपाइलर को या रादर यहाँ पे प्री प्रोसेसर को ये चीज कहते हैं कि stdio.h जो है, ये जो फाइल है इसकी जो लोकेशन आपके पास सेट है, जो लोकेशन stdio की आपको पता है, वहां से ही stdio को उठा करके यहां पे डाल दो। ठीक है, मैं आपको नई स्लाइड में ये चीज दिखाता हूं। ये जो पाउंड इंक्लूड stdio.h है, ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने प्री प्रोसेसर में क्या पढ़ाया था कि ये जो लाइन है ये रिप्लेस हो जाएगी एक फाइल के साथ। ठीक है, इन दिस केस किस फाइल के साथ रिप्लेस हो जाएगी, stdio के साथ। मतलब stdio के अंदर जो होगा वो यहां पे आएगा और ये लाइन जो है ये हट जाएगी। समझ रहे हो, बिफोर कंपाइलेशन मैंने ये चीजें बताई थी। बिफोर कंपाइलेशन क्या होगा कि प्री प्रोसेसर इस लाइन को हटा करके यहाँ पे एक फाइल के कंटेंट्स को डालेगा, एक फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं उनको डालेगा। तो हमारे केस में किस फाइल के कंटेंट्स को डालेगा, stdio.h को, है ना। जो भी stdio.h में होगा वो यहाँ पे जो है ये कंपाइलर पेस्ट कर देगा। ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं इनका क्या एसेंस है, इनका मतलब सिंपली ये प्री प्रोसेसर को बोलते हैं कि stdio जहां पे आपने स्टोर की है वहीं से उसको उठा करके यहां पे पेस्ट करो। मतलब जो लोकेशन आपको पता है stdio की,
मतलब ये जो stdio एक्सेट्रा होती है ये कंपाइलर के अंदर रहेंगी ना, मतलब ये फाइल्स कंपाइलर में कहीं ना कहीं स्टोर होंगी, तो इनकी लोकेशन कंपाइलर को पता होगी। ठीक है, तो ये एंगुलर ब्रैकेट सिंपली उसको बोलते हैं कि जहां पे आपने stdio को स्टोर किया है वहीं से stdio को उठा करके यहां पे जो है चिपका दो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाउंड इंक्लूड डबल कोट्स। ठीक है, अगर हमने डबल कोट्स के साथ इसको रिप्लेस किया तो ये जो डबल कोट्स है इसका मतलब ये होगा कि जो लोकेशन stdio की यूजर ने सेट की है या जो आपने सेट की है, समझ रहे हो। सपोज आपके पास या ये पढ़ने का एसेंस क्यों है, ठीक है, कल को आप सपोज कोई कस्टम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करोगे, ऐसी कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज करोगे जो सपोज आपके कंपाइलर के अंदर नहीं है, तब अगर आप सपोज उसका नाम XYZ रख देते हैं, ये ऐसी लाइब्रेरी फाइल है जो कि हमारे कंपाइलर के अंदर नहीं है, अगर हमने तब ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख दिया तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि कंपाइलर को इस फाइल के बारे में नहीं पता होगा और वो इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता, इस फाइल के कंटेंट्स को पेस्ट नहीं कर पाएगा। तब हमें क्या करना है, हमें डबल कोट्स के अंदर अपनी जो हेडर फाइल है उसका नाम लिख देना है और फिर एक लोकेशन उसकी हमें सेट करनी है जहां से कंपाइलर इस फाइल को उठा करके जो है हमारे कोड के साथ एम्बेड करेगा या हमारे कोड में इसको इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो यह हमारा पहला पार्ट है, पहली लाइन का। अभी हम सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो दूसरा जो हमारा सेकंड पार्ट जो है दैट इज मेन। अभी हम मेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मेन है अगर आप देख सकते हो, ये मेन एक तो स्क्वायर ब्रैकेट तो अगला पार्ट जो हमारा है वो है मेन। ठीक है, तो हम मेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो मेन है, मेन देख सकते हो बना, इसका सिंटेक्स कैसा है। पहले तो हमारा कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है। ठीक है, मेन बेसिकली एक फंक्शन है, एक तो फंक्शन का नाम है जो कि मेन लिखा है यहाँ पे, और फिर हमारे पास जो है सी ब्रैकेट्स है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये भी मेन के ही पार्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा इंडेक्स पढ़ते हैं। ये जो मेन हमारे पास है, बहुत सारी बुक्स वगैरह जो है लिखती है कि मेन जो है ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग, हम इसका मतलब समझेंगे। देखो बेसिकली होता क्या है, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं ना, ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सपोज कि विंडोज हो गया। ठीक है, विंडोज क्या करता है, विंडोज इस प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को जो है अथॉरिटी दे देता है। ठीक है, या कंट्रोल दे देता है। विंडोज जो है अपना कंट्रोल किसको देता है, हमारे प्रोग्राम को, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है रन हो सके। ठीक है, जब विंडोज या जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कंट्रोल एक प्रोग्राम को देता है ना, तो वो एज अ होल पूरे प्रोग्राम को नहीं देता, वो प्रोग्राम के अंदर इस मेन को जो है अपना कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो इसकी एसेंस आप समझ सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, मेन ऐसी फंक्शन है जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कंट्रोल जो है शिफ्ट करती है, ताकि ये मेन जो है हम रन कर सके और हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था, सी प्रोग्राम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो उसमें सबसे पहली जो फंक्शन है ना वो मेन है। सबसे पहली फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन हमारे पास होती है वो मेन कहलाती है, उसको मेन कहा जाता है। ठीक है,
तो अब बात समझो कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में जो है मेन को इंक्लूड नहीं किया, अगर आपने मेन अपने प्रोग्राम में नहीं लिखा, तो बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। रन होने की तो दूर की बात है, आपका प्रोग्राम जो है इन द फर्स्ट प्लेस कंपाइल भी नहीं होगा। ठीक है, कंपाइलेशन आपके प्रोग्राम की नहीं होगी, बिकॉज कंपाइलेशन प्रोग्राम की मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो सी ब्रैकेट्स है, ये सी ब्रैकेट्स आर्गुमेंट होल्ड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वो आर्गुमेंट्स होल्ड करते हैं, या इनमें उन आर्गुमेंट्स को लिखा जाता है जो कि हमें पास करने होते हैं फंक्शन में। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के चलो कि सपोज हमारे पास एक स्क्वायर रूट की फंक्शन है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो सिंटेक्स है कुछ ऐसा है, और अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है जानना चाहते हैं, तो उस नंबर को हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, सपोज मैं यहां पे 8 लिख देता हूं, तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये 8 का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करके देगा। तो बेसिकली ये जो सी ब्रैकेट्स है, इनका मतलब ये चीज है, या इनका यूज ये है कि ये आर्गुमेंट्स को होल्ड करते हैं। किन आर्गुमेंट्स को? ऐसे आर्गुमेंट्स जो इसको पास करने होते हैं फंक्शन में। मतलब ये 8 जो है ये इस फंक्शन के अंदर पास हुआ। ठीक है, और इस फंक्शन ने इस आर्गुमेंट का, यानी कि इस 8 का जो है स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें दिखा देता है। ठीक है, तो फंक्शंस में फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो फंक्शन नेम, उसके बाद ये सी ब्रैकेट्स आर्गुमेंट्स होल्ड करने के लिए, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इनके बीच में जितना स्पेस होता है, ठीक है, सपोज ये कर्ली ब्रेस है, ये भी कर्ली ब्रेस है, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, सपोज दिस इज ऑन लाइन नंबर 3 एंड दिस इज ऑन लाइन नंबर 6। ठीक है, तो बीच में जितनी सारी लाइंस आई ना, वो कहलाती है बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन। तो यहां पे देखो, जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें मेन के अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है, आप वहां अभी मत जाओ, वहां पे मतलब इसके बाद मैं आपको वो सब पढ़ाऊंगा। तो ये जो मेन है, देखो कि मेन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है यहाँ पे, और मेन की बॉडी में एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये चीज नोट करो कि जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी आर्गुमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, बेसिकली जो भी लाइंस ऑफ कोड होती है, जो भी हमें टास्क कराना है, उसके लिए जो हम लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, वो सारी की सारी मेन की बॉडी में जाती है। मतलब जो आपका वर्किंग स्पेस रहेगा ना सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो इन्हीं दो पैरेंथेसिस या इन्हीं दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा। ठीक है, ये जो भी काम करना है आपको, ये सारा कुछ मेन की बॉडी में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये मेन की बॉडी है। ठीक है, तो मेन की एसेंस पता चल गई। मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि मस्ट होता है, विच इज नीडेड इन अ सी प्रोग्राम। ठीक है, द ओनली फंक्शन दैट इज मस्ट और दैट हैज टू बी यूज्ड नो मैटर व्हाट इन आवर सी प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है प्रिंट एफ का। ठीक है, तो प्रिंट एफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो था प्रिंट एफ ठीक है, सपोज प्रोग्राम में हमने लिखा था हाई हैकरॉइड। ठीक है, प्रिंट एफ जो है ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, जो कि डेरिवेटिव है किसकी, stdio की। ठीक है, ये stdio में होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम सिंपली देखो,
जैसा कि मैंने पिछली वाली एग्जाम्पल में बताया था, ये जो सी ब्रैकेट्स हैं ये क्या होल्ड करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। कौन से आर्ग्यूमेंट्स, जो फंक्शन को पास करने होते हैं। तो प्रिंट एफ, मैंने पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने ये चीज़ बताया था कि प्रिंट एफ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वो स्क्रीन पे आउटपुट होगा। सपोज ये हमारे पास स्क्रीन है, तो जो ये टेक्स्ट है ना, हाय हैकरॉइड, ये यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट एफ का काम है। मतलब स्क्रीन पे कोई भी चीज आउटपुट कराने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, डबल कोट्स यूज क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, कैरेक्टर हियर इज लाइक HI स्पेस HACKEROID। ठीक है, जब बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं, जिसको कि हम सेंटेंस भी बोलते हैं, राइट। तो एक स्ट्रिंग को पास करने के लिए हमें डबल कोट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा हमारे प्रोग्राम में एक और हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है, दैट इज /n। ठीक है, जो आपको आज का टास्क मिलेगा ना, उसमें ये /n जो है आपके बहुत काम आएगा। अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। चलो पहले /n के बगैर वाला आउटपुट देखते हैं। तो अब देखो ध्यान से, दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज हाई हैकरॉइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे /n लिख देते हैं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा प्रोग्राम पे। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया ना, यहाँ पे एक नई स्पेस आ गई, माने मतलब कि ये निव लाइन में चला गया। ठीक है, ये जो \n है इसको निव लाइन कैरेक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये जो \n है इसको हम लोग निव लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। निव लाइन कैरेक्टर का मतलब क्या है कि इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हाउ आर यू। ठीक है, पहले तो इसको निव लाइन के बगैर प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, यहां पे ध्यान से देखो, पहले तो प्रिंट हुआ हमारा हाई हैकरॉइड। ठीक है, हाई हैकरॉइड के बाद देयर वर स्पेसेस, वो स्पेसेस भी आ गई। उसके बाद देयर वर 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वो भी आ गए। एंड देखो उसके बाद कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है कोई भी स्पेस नहीं है, हाउ आर यू प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये, हालांकि हमने 2 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स यूज की है 2 लाइंस को प्रिंट करने के लिए, लेकिन वो तब भी सेम लाइन में आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ को नहीं बताया कि इसके बाद जो है तुम्हें नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। ये जो \n है या निव लाइन कैरेक्टर है, ये डायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे प्रिंट एफ को कि इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में जो है आपको चले जाना है। जो भी प्रिंट कर रहे हो वो इसके बाद वाली लाइन में करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, पहले तो प्रिंट हुआ अपना हाई हैकरॉइड यानी कि पहली वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब कंट्रोल फ्लो जब यहाँ पे पहुंचा, मतलब \n पे पहुंचा, तो इसने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट एफ को कि भाई साहब आपको नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। तो ये नेक्स्ट लाइन में गया और नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करके दिया हमें, हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपको कि एवरी सी स्टेटमेंट, जो भी सी का एक स्टेटमेंट है, जैसे कि मतलब जो भी हम लोग मेन की बॉडी में लिखते हैं, जो भी इन 2
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है उनको स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी सी स्टेटमेंट होगी ना वो एंड होगी एक सेमीकॉलन से, ठीक है। अगर ये सेमीकॉलन हटाएंगे ना यहाँ से तो ये एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सेमीकॉलन्स का ख्याल रखना है। जो भी मेजॉरिटी ऑफ द बग्स जो आपको प्रोग्राम में मिलेंगे वो यही होंगे कि आपके सेमीकॉलन्स मिसिंग होंगे, आप भूल जाओगे ये सेमीकॉलन्स को यूज करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टास्क आप ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में मे बी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपका टास्क ये है कि आपको ऐसा कुछ प्रिंट करना है, हेलो कामा दिस इज माई फर्स्ट कोड इन सी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आई फाइंड सी वेरी इजी टू लर्न, ठीक है, एंड देन थैंक्स टू के कोडर्स। ये आपका टास्क है। एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आज का लेक्चर तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई डेफिनेटली आंसर, मैं वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और हमारी सोशल लिंक्स भी दी होंगी वहाँ पे, जैसे कि इंस्टाग्राम होगा और ट्विटर होगा, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो करो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जो है प्रेस करो, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। विद दैट सेड, खुदा हाफिज़।